बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। बदलते मौसम की खूबसूरतियाँ थोड़ी थोड़ी एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पे बारिशें हैं लेकिन पुरअमन बारिशें हैं, उन बारिशों को भी एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ ब्रांड न्यू मॉर्निंग एंड ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। आई एम इमरान हसन और मैं हूँ हिना आदिल। इमरान, आप बताएं कि आज सुबह मौसम कैसा रहा? आज मौसम तब्दील है, थोड़ा खुद भी करते हुए आए हैं। हाँ, आज मौसम थोड़ा सा तब्दील है, कल रात से है। यस, मुझे लगा कहीं मैं कुछ थोड़ा एबनॉर्मल तो फील नहीं कर रहा। एक्साइटमेंट में हिना आदिल की तरह के कह दूं आज मौसम बहुत अच्छा है, फिर हिना ही मुझे स्नैप करे कि नहीं किधर अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इंडोर्सिंग। एट फर्स्ट अच्छा है मौसम। कल लाहौर के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई और उसके बाद मतलब रात और सुबह जो है बड़ी ठंडी और बड़ी खुशगवार सी थी, बड़ा प्लेजेंट वेदर। और एक और चीज मैंने आज महसूस की कि आज आसमान बड़ा साफ सुथरा है। पता नहीं, थोड़ा बड़ा यूके वाइब आ रही थी। एग्जैक्टली, बहुत साफ सुथरा आसमान था और बड़ा खूबसूरत सा मौसम था। और बारिशों का जहाँ जिक्र कर लिया है तो कराची का जिक्र कर लेते हैं। कराची में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है जनाब, शदीद किस्म की। और अगर बात की जाए मुख्तलिफ इलाकों की तो गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, सदर, लाइट हाउस, बुल्टन मार्केट में जल थल हो गया जनाब। शहर के मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे ही बारिश होती है या आंधी तूफान आता है फ़ौरन बिजली बंद हो जाती है। 400 फीडर स्ट्रिप कर गए और सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। और महकमा मौसमियात ने आज से 31 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कल भी हमने इस पर बात की थी। सितंबर के पहले हफ्ते तक कराची में 200 मिलीमीटर बारिश बरसने का इम्कान। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर तमाम बल्दियाती इदारों से कहा है कि मुतहरिक रहें। उधर हैदराबाद समेत जो ज़ेरी सिंध है इलाका, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे भी तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ, कुछ जगहों पर तो मफलूज भी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब भी आए, मुख्तलिफ इलाकों से बिजली भी गायब हो गई। एज़ यूजुअल ऐसा लगता है ये सब कुछ SOP के तहत है कि बारिश होगी, इलाके ज़ेर आब आएंगे, जल थलेक होगा और बिजली गायब। और उसके बाद हमारी स्टोरीज ज़िला उमरकोट के मुख्तलिफ शहरों की सड़कें, जिनमें से कुछ के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे भी नशेबी इलाके ज़ेर आब आए, चूँकि मुहर्रम वगैरह के, चेलम वगैरह के जुलूस थे तो वो भी मुतासर हुए कुछ जगहों पे। ये हम दिखा भी रहे हैं, कुछ जगहों पे बारिशों से ये भी सिलसिला हुआ। तो खैर जी, अल्लाह करे खैर की बारिशें हों। हम तो एक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ इदारों को वेकअप कॉल देते हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अपने बच्चों को खड़े पानी से दूर रखें। करंट वगैरह की सूरत हाल हो सकती है, बिजली की तारें वहाँ पे हो सकती हैं, उससे मुहतात रहें। और उसके अलावा अगर ऐसी बारिश कराची में भी की जा सकती है तो ज़रूर करें अगर रहते हैं ऐसे इलाकों में। बहुत से लोग बेचारे नहीं रहते, एंजॉय करें, सेफ रहें। हाँ, सेफ रहें। तो बाकी जनाब, उसके अलावा कल एक खबर जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, वो कल बलूचिस्तान का वाक़या था। ऑफ एंड ऑन खबरें आती रहती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो मुकम्मल तौर पर दे जोल्ड द होल सिचुएशन। कल वाली भी खबर ऐसी थी। जी हाँ, बिल्कुल। जो बलूचिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान ज़िला मूसा खेल में रात के अंधेरे में दहशतगर्दों ने ट्रकों और बसों से पहले मुसाफिरों को उतारा और फिर शनाख्त के बाद उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह तकरीबन 10 गाड़ियों को आग लगा दी। उधर कल्लात की बात की जाए तो वहाँ की भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत तकरीबन 10 अफराद शहीद हो गए हैं। और ज़िला बुलान में भी मुख्तलिफ मकामात से 6 अफराद की लाशें बरामद होने की इत्तलात है। और सियासी अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म को दोहरा दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 21 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया। ताहम ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकारों समेत 14 जवानों ने जाम शहादत नोश की। इट्स अ ह्यूज नंबर। 21 दहशतगर्द, 14 जवान शहीद हो गए। एक जवान की जान की बहुत कीमत है। ऐसे मेरे ख्याल में 1000 दहशतगर्द और एक जवान जो यूनिफॉर्म्ड है, उसकी जान की कीमत एक बराबर है। वो इतना कीमती है, ट्रेंड है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है कौमी सतह पे। इसको एड्रेस करना होगा। जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि जी अमन को तबाह करने वालों के लिए इस सारे अमल के अंदर जो बैरूनी अनासर है, मोहसिन नकवी ने कहा कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। बहुत सारे वो लोग मुलव्वस हैं जिनको इससे पहले छोड़ा गया था। और सारी लीडरशिप ने फैसला किया है कि दहशत गर्दों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो नुकसान है ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नेशन इस हवाले से मिलकर इस अफरीद का मुकाबला करेगी। और दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। एक ऐसी नाराज़ी है कि लोगों को मारना शुरू कर दे। सूबे में जहाँ ज़रूरत होगी चेक पोस्टें बनाएंगे।
38 के करीब मासूम जाने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, कर लेना मुज़ाकरात। किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू अस, दे आर टॉकिंग थ्रू बैरल ऑफ द गन। मैं आज फिर एक बार कहता हूं, एनी वन ऑफ देम जो यहां पर सरेंडर होना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, डोर ऑफ डायलॉग इज ऑलवेज ओपन। कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी, उनका पीछा किया जाएगा। जितने भी लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनसे इज़हार अफसोस उनके लवाहिकीन से, और जाँ बहक होने वालों के लिए हमारी उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, और सियासी और दीगर उमूर के माहिर सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन दोनों शख्सियात को इंगेज करेंगे इस डिस्कशन के हवाले से, और दोनों से बात करेंगे कि वो इस मामले को कितना स्वेयर देख रहे हैं, और फिर इसके आगे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। और ये जारी बात है, आज का मामला तो है नहीं। सो फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच सलमान भाई फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? I'm not able to hear मोहम्मद अली साहब, कैन यू हेयर? नहीं, अच्छा, कोई है ऑडियो में सर कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक आपका माइक म्यूट ना हो आपका। जी जी, वी कैन हियर यू सर, वी कैन हियर यू नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। बहुत अफसोसनाक लाइंस हैं, बहुत अफसोसनाक फुटेजेस हैं जो हम देख रहे हैं, और ओबियसली सारी तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मोहम्मद अली साहब, इस नहज पे क्यों पहुंच गई है सूरत हाल, और इस वाक़े के तनाजुर में हमें अपनी मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ को कैसे मुरतब करना होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात यह है कि जो बलोच हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो महरूमी का बयानिया है, उसमें कुछ तारीखी हकायक में क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की रियासत के जो 3 बड़े सतून हैं, पार्लिमान है या फौज है या अदलिया है, उन तीनों की सरबराही बलोच लोगों के पास रही है। 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मीर जफरुल्लाह जमाली और अनवर काकड़ जो हैं वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आपको याद है, इस वक्त मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। पाक फौज की क़यादत भी 1965 की जंग में बहुत कम लोग जानते हैं, वो दरअसल ऑपरेशनल लेवल पे जनरल मूसा कर रहे थे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी से था। तो ये इस बात का सबूत है कि बलोच भाई बहन जो हैं पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पे पहुंचते हैं, उनके खिलाफ कोई जो है मतलब किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती, और उनको अपनी ज़िंदगी को कामयाब, खुशहाल और मौसर बनाने का भरपूर मौका हासिल है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया यहाँ तक कैसे पहुंची, तो बात दरअसल ये है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी एक बड़ी हमजहत हिकमत अमली है, और ये आजकल के वाक़यात नहीं है। अगर आप यूँ समझें कि 2 महीने पहले से जो बलोच यकजहती काउंसिल के तहत एक बयानिया बनाया जा रहा था, जिसका मकसद किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए सियासी, सिफारती और नफ्सियाती माहौल को हमवार करना था, ताकि जब ये एक्शन किया जाए तो उसको कंडेम किया जा उसको यानी कि टॉलरेट किया जाए। तो आज आप देखें कि वही काउंसिल जो है, जो बलोचों के हुकूक की बात करती है, वो कोई इस तरह की ताज़ियत नहीं करती, इनके जनाजों में शरीक नहीं होती। दूसरी बात कि देखें, जिन लोगों को शहीद किया गया है वो मासूम शहरी हैं, सिविलियन हैं, और मजदूर हैं, टीचर हैं और कारोबारी लोग हैं, जो कि बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर इन मासूम शहरियों को, जो बलोचों की तरक्की, खुशहाली, तालीम में इजाफे के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि इन दहशतगर्दों का मकसद जो है खुद बलूचिस्तान की तरक्की और सलामती के सफर को रोकना है। और ये वो बात है जिसको जानना, समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए करना यही है कि देखिए, हमारी अफवाज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो रोजाना बहुत कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन इनके साथ हमारे मीडिया को, हमारी अदलिया को और हमारे सियासी जमातों को शाना बशाना खड़ा होना बहुत जरूरी है, ताकि उन वजूहात का भी खात्मा किया जा सके और इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए, बल्कि उनको माशरती तौर पे आइसोलेट किया जाए। एक तो इसमें यह है कि क्या जिन फैक्टर्स का आपने इंक्लूडिंग अदलिया,
मुकर्रना आप नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट का नाम ले रहे हैं, या फिर मीडिया की भी आप बात करें, हमें ये देखना होगा कि इनके पास मैंडेट कितना है इस सूरत हाल को इन्फ्लुएंस करने का। तो मेरे ख्याल में मैंडेट उतना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक सिक्योरिटी जोन है, ऐसा एक बॉर्डर एरिया है जो सारी बातें बहुत सेंसिटिव है, और वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और होना भी चाहिए समहाउ, जिस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई है। लेकिन यू नो, टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो महज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैसेजेस या फिर ये जो वहां पे जो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए मैसेजेस, ये तो काफी नहीं, हमने देख लिया है पिछले काफी अरसे से। आई थिंक वी नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। डू वी हैव सम डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? बिकॉज आई स्टिल थिंक एक जानिब तो लोग मरे, फिर पंजाबी का भी मैसेज दिया गया, यानी कैसे जैसे कि एक तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सो कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में, या वही जो स्ट्रैटेजी हम लेके चल रहे हैं उसी को बेहतर बनाएं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, जो आपने नॉन बलोची की शहादतें हैं, ये दहशतगर्दों की हिकमत अमली का हिस्सा है कि बलूचिस्तान में तरक्की खुशहाली का सफर जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। जहां तक हिकमत अमली का ताल्लुक है, हमारी एक बहुत जामिया हमजहत जो अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली है वो इस हवाले से मुअस्सर है, लेकिन उसमें 3 चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि फौज, इंटेलिजेंस इदारों के साथ हमारे सिविलियन इदारे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी अदलिया, हमारा मीडिया और बलूचिस्तान की जो हुकूमत के इदारे हैं, उन सबको मिल के कोऑपरेट करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस पॉलिसी का तसलसल चाहिए। 2014 से जो यानी कि एक हिकमत अमली सामने आई थी, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे काम होना अभी बाकी है। तो सिर्फ फौजी और इंटेलिजेंस जराए से इन दहशतगर्दी का मुकम्मल और देरपा खात्मा मुमकिन नहीं है। ये जरूरी है कि उनके खिलाफ हथियार उठाए जाएं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस बयानिए को रिजेक्ट करना, उस बयानिए को नाकाम बनाना, उनकी सियासी और नफ्सियाती सपोर्ट को खत्म करना और दहशतगर्दों को माशरती और माशी तौर पे आइसोलेट करना, वो हिकमत अमली का बहुत अहम हिस्सा है, ताकि जो हमारी अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे जो कार्रवाइयां करते हैं उसके देरपा और फैसला कुन नताइज सामने आ सके। सही है। सैयद मोहम्मद अली साहब साथ ही रहिएगा, हमें क्योंकि सलमान आबिद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से अभी सैयद मोहम्मद अली साहब बात कर रहे हैं कि तमाम जो रियासत के स्टेक होल्डर्स हैं, अब उन सबको सेम पेज पर होना पड़ेगा। अब ये जो अगली हिकमत अमली है वो इस तरह की बनानी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशंस तो बहुत हो चुके हैं और उनके नताइज भी हमारे सामने आते ही रहे हैं। ये नेटवर्क जो है मजीद मजबूत से मजबूत तर ही होता जा रहा है जो दहशतगर्दों का है। आप क्या कहेंगे, दिस इज़ द टाइम कि चेंज लाया जाए रियासत के लिए और तमाम स्टेक होल्डर्स मुमकिन है इस तरह के सियासी हालात में सेम पेज पर आ जाए? देखें, जो मोहम्मद अली साहब ने बात की है, सवाल ये है कि हुकूमत को किसने रोका है कि वो इत्तफाक राय की सियासत पैदा ना करे। इस्टेब्लिशमेंट को किसने रोका है कि वो इत्तफाक राय की सियासत पैदा ना करे। और अगर आपको एक कौमी इत्तफाक राय चाहिए दहशतगर्दी के बारे में, शिद्दत पसंदी के बारे में, इंतहा पसंदी के बारे में, पुरतशद्दुद रुझानात के बारे में, तो आपके पास तो हुकूमत है, आपके पास तो ताकत है। आप अपनी पहले से मौजूद जो पॉलिसियाँ हैं उसको रिविजिट कर लें, उसके मुकाबले में कोई नई पॉलिसियाँ बना लें। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी सियासत जो है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतनी उलझ गई है, जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं उस पर कंप्रोमाइज हो रहा है। अब देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि जी बाहर की साजिश है। सवाल ये है कि अगर आपके अंदर से भी साजिश हो रही है और अगर आपके बाहर से भी साजिश हो रही है, तो उसको वर्कआउट किसने करना है, उसको आइडेंटिफाई किसने करना है, उसको मॉनिटर किसने करना है, उसको अकाउंटेबल किसने करना है? आप ही लोगों ने करना है ना। तो अगर हुकूमत के अंदर ये इस वक्त उलझाव है, और जैसे अभी इमरान साहब आपने कहा कि एक मैंडेट का मसला है कि आपके पास, आप तो उलझे हुए एक सियासी मसाइल के अंदर और सियासी बंदिशों में इतने ज्यादा घिर चुके हैं कि हमारे यहाँ सियासी एजेंडा गालिब हो चुका है, सिक्योरिटी पीछे रह गई है। और मैं अब आपको बताऊं, ये आप वजारत दाखिला चला लें या पीसीबी चला लें, इस वजीर दाखिला से सिर्फ एक चीज चलाएं। ये नहीं हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इतना सेंसिटिव इशू हो और वजीर दाखिला की पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो, वो अपनी एनर्जी सारी की सारी कभी पीसीबी में और कभी वजारत दाखिला में। भाई एक काम उनसे करवाएं जो काम आप करवाना चाहते हैं, और जो वजारत दाखिला है वो फुल टाइम जॉब है सर, और वो उसकी इतनी सेंसिटिविटी है। बलूचिस्तान के इश्यूज देखें, केपीके के इश्यूज देखें, फिर साथ साथ अब आपने देखा कल जो मूसा खेल में हुआ, मियांवाली में जो कुछ हो रहा है, एक लसानी फसादात,
फिरका वाराना फसादात को रंग दिया जा रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, और हमारे वजीर दाखिला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीसीबी का पीछे बोर्ड लगा और वजारत दाखिला के तौर पर। तो ये चीजें जरा नॉन सीरियस एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए मेरा ख्याल, जो बात अभी मोहम्मद अली साहब भी कह रहे हैं, बात वही है कि आपके तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठे, अपनी पिछली पॉलिसी को रिव्यू करें, कहां गलती हो रही है, कहां हमसे सियासी तौर पे गलती हो रही है, कहां हमसे इंतजामी तौर पे गलती हो रही है, कहां हमसे सिक्योरिटी लैप्स हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं? अब आप देखिए ना, पहले उन्होंने मुतालबा किया कचरे के डाकुओं ने कि जी पहले हमारा बंदा रिहा करें, और फिर उनका बंदा रिहा होता है, उसके बाद पुलिस वाला रिहा होता है। यानी रियासत की रिट अगर इतनी कमजोर हो रही है तो उस पर कई सवालिया निशान है। तो इसलिए ये सबको सोचने की बात है, हुकूमत हो और अपोजिशन हो, ये सब लोग बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, एक कौमी इत्तेफाकी राय पैदा करेंगे, और वो जो आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसको बेस करेंगे, तो आप बात आगे चलेगी ना। लेकिन अगर हमने सियासी दुश्मनी में एक दूसरे को खत्म करना है तो फिर शायद ये जो इसका जो वैक्यूम है, जो सियासी वैक्यूम है, इसका फायदा फिर दहशतगर्द उठाएंगे और दहशतगर्दी फिर उसके ऊपर अरूज हासिल करती है। मोहम्मद अली साहब, किस हद तक मुत्तफिक हैं आप सलमान साहब के तज्जिए से? देखिए, मैं मुत्तफिक हूँ। जो ये बात है बुनियादी तौर पे बड़ी सिंपल बात है कि दहशतगर्द और दहशतगर्दी का जो खात्मा है, इसके लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली चाहिए। दहशतगर्दों का खात्मा तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो हमारी अफवाज हैं वो कर रही हैं, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए जो उसकी वजूहात हैं उनका तदारुक करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ, देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बलूचिस्तान को दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर वहाँ के सियासी नुमाइंदे और कायदीन उन वसाइल को अपॉर्चुनिटीज में आम बलोच के लिए टाइमली, ट्रांसपेरेंटली कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो ये एक उनके सियासी निजाम का इशू है जिसको खाली आप फौज के जरिए से हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फौज का इन्फ्लुएंस तो है ना बहुत ज्यादा उन इलाकों में, तो लेती है, रोल तो है, लेकिन साथ जी मैंने कहा फौज का रोल तो है, इन्फ्लुएंस तो है उन इलाकों में, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या दीगर डिसीजन मेकिंग हो। फौज का एक रोल है, लेकिन इसको समझे वो बहुत अहम और क्रिटिकल लेकिन महदूद रोल है, वो सिक्योरिटी का रोल है। बात दरअसल ये है कि अगर किसी, देखें 3 यानी के ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, 99% बलोच जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे बिलीव करते हैं और अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं देखते। 1% लोग वो हैं जो या तो मिसगाइडेड हैं या उनका ग्रीवेंस है या उनके हुकूक के बारे में तशवीश है, तो वो भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अपने हुकूक हासिल करने का हक रखते हैं। तो हमारी सियासी क़यादत, वो जो खास तौर पे सूबाई उनके नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको इंगेज करें, उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस करें और उसको पॉलिटिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली सॉल्व करें। लेकिन अगर चंद 100 या 1000 लोग ऐसे हैं जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर के पुष्ट पनाही के जरिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, मासूम शहरियों को हलाक कर रहे हैं, तो रियासत, दुनिया की कोई रियासत उनके साथ कोई रियायत नहीं रख सकती और ना रखनी चाहिए। ठीक है मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें बताया जा रहा है कि आपकी कोई कमिटमेंट है जिसकी वजह से आपने जाना है, तो मच आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने साहब मौजू पे हमसे बात की। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, वंस अगेन मोहम्मद अली साहब ने जो रेफर किया वो वहाँ की लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ किया। हालांकि 2 चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, एक तो ये कि लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप शायद इट्स नॉट दैट कॉम्पिटेंट टू मेक इट्स डिसीजन, और दूसरी बात वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट इन्फ्लुएंस है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है उस इलाके की सेंसिटिविटी को देखते हुए। तो मेरे ख्याल में जो ज्यादा कहना चाहिए वजन जाता है वो इस सूरत हाल में जाता है कि फैसले ऊपर से किए जाएं जो बेसिकली फैसला साज कुव्वतें हैं और फिर उनकी इंप्लीमेंटेशन नजर आए, ऐसा लगता है आपका। बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, हमने एक मरकजी फेडरल लेवल पे एक एपिक्स कमेटी बनाई हुई है, उसमें तमाम सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो मिल बैठती है। इसी तरह से सूबाई सतह पे भी एपिक्स कमेटी है। एक तो ये कि जो आप बात कर रहे थे वो मुकम्मल कीजिएगा और इस पर भी कमेंट करना कीजिएगा। जो करंट सिचुएशन है, जो आज 11:30 बजे इजलास है, 28 नुकाती जो उसका एजेंडा है और उसके जो मेन जो आईनी तरमीमी बिल्स आज पेश किए जाने हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो मैंने ये कहा कि जैसे फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे एपिक्स कमेटियां मौजूद है, वहाँ सियासी और अस्करी क़यादत बैठती है और बैठ के जो है ना वो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी फैसले वो करते हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारी ना सियासी हुकूमत पर है, ना सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे, दोनों की मुश्तरका है। पहले दूसरी बात ये जो दहशतगर्दी है ना, ये कोई सूबाई मसला नहीं है,
ये पाकिस्तान की रियासत का एक बड़ा बुरहान है जी। इसको सिर्फ एक सूबाई एक्ट अलग से देखने की जरूरत नहीं है कि जी बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर रही, KPK की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, पंजाब की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही है, सिंध। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का एक पैराडाइम है और उस सिक्योरिटी नेशनल पैराडाइम के अंदर हमें कुछ ग्रे एरियाज हैं जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए इसकी एक नेशनल पॉलिसी है। अब उस नेशनल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सूबाई हुकूमतें हैं। अब सूबाई हुकूमतें अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो उसमें फिर एपिक्स कमेटियां भी शामिल है, उसमें फिर सूबाई हुकूमत भी शामिल है और फिर ये जो सूबाई हुकूमत है फिर उनकी नाअहली होगी अगर वो उसको परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसको एक नेशनल इशू के तौर पे डील किया जाए। तमाम सियासी जमातें जो बड़ी मेन स्ट्रीम जमातें हैं और साथ साथ जो आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनको इंगेज करेंगे तो ये बात आगे चलेगी। और ये कहना कि सिर्फ 1% लोग हैं ये सारे के सारे, और लेकिन देखिए ना, जब दहशतगर्दी होती है वो 1% हो या 1% से ज्यादा हो, सवाल ये है कि उसके नतीजे में नतीजा क्या हो रहा है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन क्विकली अगर आंसर करते हैं, क्या हुकूमत सही खतूत पे काम कर रही है सारी सिचुएशन के अंदर, जब इतने सारे बहरान, चाहे वो मुआशी हो चाहे वो लिसानी हो, हमने कल मियांवाली की हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, एकदम से जो खड़े हो गए हैं, धुआं उठना शुरू हो गया है, तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पॉलिसी ठीक है? आप आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि देखिए हुकूमत एक रिएक्शनरी पॉलिसी के तहत काम कर रही है। अब ये जो जजेस के बारे में किया जा रहा है और जो आज एजेंडे का हिस्सा भी है, आप किसी की यानी पॉलिटिकल मोटिव्स की बेसिस के ऊपर अगर आप जजेस की तकरीरी का कोई निजाम लेके आना चाहते हैं तो उससे फिर मसाइल पैदा होंगे, जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान एक नया क्लैश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नया बहरान पैदा होगा, लाजमी बात। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर एनालिसिस। हमारे साथ सलमान आबिद सीनियर मौजूद थे, इससे पहले सैयद मोहम्मद अली साहब थे। हमने कल बलूचिस्तान के वाक़े पे भी और मौजूदा जो सूरत हाल है अ बिट पॉलिटिकल भी अपने उसको टच किया, इस पर बात करते रहेंगे हम। फिर वक्त एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो शार्क का नाम आते ही जहन में डेंजरस एलिमेंट्स आते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट शार्क इट्स ऑलवेज डेंजरस, बट वी हैव अ ह्यूमन डेंजरस शार्क। शी इज अ ह्यूमन बट डेंजरस द वे शी प्लेज। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन एक ऐसी लड़की जिसके आपने विजुअल सोशल मीडिया पे देखे, आप और हम सब क्रेजी फैन हो गए। 20 साल MMA फाइटर बानो भट्ट। एक तो इनका नाम इतना जबरदस्त है ना, बानो भट्ट, मतलब ऐसा ब्रांड लगता है जिस तरह का गेम है उनका। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप हो रही थी, इनफैक्ट आपको पता ही है। इसमें इन्होंने गोल्ड जीत लिया और एक्सप्रेसो में ये हो नहीं सकता कि कोई इतना अच्छा करे तो वो आए ना। थोड़ा सा अगर हम इस टूर्नामेंट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसके सेमीफाइनल के अंदर इस चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत की खुशबू निशाद आ गई इनके सामने। फिर बानो ने जो उनका हाल किया, माजरत के साथ खुशबू भी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आप खेलने आई हमारे मुल्क में, लेकिन गेम तो गेम होती है। फिर फाइनल आया, 47.6 किलोग्राम कैटेगरी थी, वहाँ पे काज़किस्तान की हमारी एक बहन आ गई, उनका नाम गुलनाज था, लेकिन खुशबू और गुलनाज दोनों का ताल्लुक खूनों से था। यहाँ पे तो खार ही खार थे। बानो डेड हर जॉब और दोनों को बीट किया, जबरदस्त तरीके से खेली, गोल्ड विन किया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ बानो भट्ट मौजूद है, MMA फाइटर, और उनके कोच अल्ताफ ताफू साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बानो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो बताएं कैसा महसूस कर रही हैं? लिटरली जिन विजुअल्स का इमरान ने भी जिक्र किया, वो जैसे ही सोशल मीडिया पे हम सब ने देखे, एक छोटी सी लड़की और जब वो मेडल पहन रही है, उसने परचम ओढ़ा हुआ है पाकिस्तान का और वो रो रही है ज़ारो कतार अपनी जीत पर, तो वो मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तो आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। बताएं आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सालों का हार्डवर्क था, इतनी मेहनत थी, कोच की मेहनत थी, ऊपर से पाकिस्तान का सवाल था और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट फीमेल फाइटर, IMF इंटरनेशनल फेडरेशन है उधर फर्स्ट फीमेल थी, सबसे पहले मैंने ही गोल्ड लिया, तो वो फीलिंग में बयान नहीं कर सकती, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया आपने। हमें और आपको पाकिस्तान की 51% से जायद हर खातून को आप पे बहुत फख्र है, द वे यू प्लेड। ऐसा क्या था जिसने आपको इतना ट्रिगर किया कि आपने इतनी, एक होता है ना कि आप जीत जाते हैं, लेकिन एक होता है कि आप बड़ा एक्सक्लूसिव रह के जीतते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नजर आती है लोगों को कि यार दिस पर्सन इज डूइंग हिज और हर जॉब। ऐसा क्या था, वो मोटिवेशन फैक्टर क्या था? मोटिवेशन इस तरह से, मैं मतलब जब मैं रिंग में जा रही थी, क्योंकि जो फाइटर्स थी ये कैटेगरी, मैं वैसे जूनियर कैटेगरी में खेलती हूँ, जूनियर में मेरे वेट में कोई प्लेयर थी नहीं। अच्छा। तो मुझसे पूछा गया कि आप सीनियर में खेल लेंगे। सीनियर में 20+ एज की फीमेल्स होती, जो बड़ी होती है, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने और मेरे कोच ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर जब सीनियर कैटेगरी में फ़ाइट कर रही थी, जिनके साथ मेरा फाइनल था गुलनाज, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब मैं खेलने गई थी लास्ट ईयर,
तो उस टाइम पे स्पॉन्सर ना होने की वजह से मेरे कोच साथ नहीं जा पाए थे और मैं उधर काफ़ी प्रेशर में आके मैं हार गई थी। तो इस बार आपने कहा, मेरा आप मैं नहीं जाने देती, अब तो बदला लूंगी। कोच पीछे खड़ा है। इस बार कोच मेरे साथ थे और मैंने फिर परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मेरा इवेंट था। कोच भी नहीं थे। 6 साल से मैं जिस आवाज़ के साथ बैक से खेल रही थी, बैक पे आवाज़ जो आती थी वो चेंज हो गई थी। फिर जब इस बार मैंने खेला, मैंने परफॉर्म किया, मेरी परफॉर्मेंस भी सबको नजर आई, मेरा हार्ड वर्क नजर आया मेरे और मेरे कोच क्योंकि फिर वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई जो बिल्कुल। कोच साहब अपनी प्लेयर को जब आप अपने से बड़ी एज की कैटेगरी की प्लेयर के साथ भेज रहे थे, वो क्या कॉन्फिडेंस था? आपको नहीं लगता था कि कहीं मारना पड़ जाए? हारना तो चलो अलग बात है, प्लेयर जख्मी हो जाए, इंजरी हो जाए। असल में पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका था मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स में कि ये अपनी एज से ज़्यादा वालों से भी खेलती थी, मगर पीछे मैं होता था। मुझे पता होता था कि जब मैं बैक पे हूँ तो जो मैं कहता हूँ तो ये पे रिमोट की तरह चलती है। अच्छा। तो मुझे पता था कि ये एक या तीनों राउंड उसे क्लीन स्वीप मारेगी और वही इसने किया है। यूजुअली बैक, लेट्स सपोज फाइट चल रही है, क्या क्या जुमले होते हैं बैक से जो आप कह रहे होते हैं? तो यही समझ बताइए, कि क्या टर्म्स होती हैं जो इसको काउंटर अटैक पे खेलो, इसको अटैकिंग पे खेलो। अगर ये पंच खेल रही है तो किक्स यूज करो, अगर ये किक्स यूज कर रही है इसको पंच के साथ टेक डाउन मारो। कोड वर्ड्स भी होते हैं कि बस ऐसे आप हाँ, बता फुटबॉल तो होते हैं कि इसको आमबार लगा दो, इसको आरएनसी पे ले जाओ, इसको नीचे ग्राउंड गेम में ले जाओ, इसको मेरे पास लाओ। अगर आप वीडियोस गौर से देखें तो मैं इसको यही कह रहा हूं, मेरे करीब आओ क्योंकि क्राउड बहुत है, मेरी आवाज तुम्हें इजीली आ सके। ओह अच्छा अच्छा। मुझे ये भी बताएं अल्ताफ साहब, ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट हम कहते हैं, इसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट वैसे क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें सारी गेम्स को मिक्स करना होता है। अच्छा। अगर आप ओनली बॉक्सर है तो आप मिक्स मार्शल आर्ट नहीं खेल सकते, ओनली रेसलर है तो नहीं खेल सकते। इसमें आपकी रेसलिंग, ग्रैपलिंग, ऊपर जो स्ट्राइकिंग की गेम है, किक बॉक्सिंग, वो सारी परफेक्ट होनी पड़ेगी, फिर जाके आप इस गेम को परफॉर्म कर पाएंगे। इंडीड इंडीड। और ताफू साहब के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, अभी ऑलरेडी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके हैं, प्लेयर्स, एथलीट्स इनको ये ट्रेन कर रहे हैं, ये होम ट्रेनर भी हैं, और उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में और अच्छी इंटरनेशनल फाइट्स हमें इंशाल्लाह जितवा के देंगे। बानो, इतने ज़्यादा क्राउड के अंदर एक तो गेम का इतना प्रेशर होता है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, फिर क्राउड बहुत ज़्यादा है, फिर इंसान ये भी देख रहा है कि अपने से ज़्यादा कैटेगरी के प्लेयर से खेल रहा है, फोकस हो पाता है फिर कोच की बात पे? डिस्ट्रैक्शन नहीं होती कि मैं खुद कर रही हूँ बस मुझे करने दें? आप कोच बैक पे थे, मुझे मतलब बिल्कुल भी फाइट से पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, ना कोई मतलब प्रेशर था, बस था कि सर पीछे है, मैं गुलनाज के और खुशबू के पंचेस नहीं नजर आ रहे थे, उनकी किक्स नहीं नजर आ रही थी? नहीं। जब when you've seen गुलनाज for the first time in final, गोल्ड का मुकाबला है, गुलनाज सामने उम्र में भी बड़ी है, फाइट में भी, स्ट्रेंथ में भी बड़ी है, पुराना ग्रज भी जीती भी हुई है, पुराना ग्रज भी है। सो क्या था, क्या सोच रही थी उस वक्त? नहीं, मैं सोच कुछ नहीं, मैंने कहा कोच है, आराम से खेल लेंगे बस। खैर है यार, ये तो बड़ी ये जबरदस्त कॉन्फिडेंस बात है वैसे इमरान, दोनों मतलब कोच को, हाँ, प्लेयर को, और ये प्लेयर को। स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और दीगर स्पॉन्सर्स के लिए लम्हे फिक्रिया भी है कि आप सिर्फ एक कोच को जब साथ नहीं भेजते तो देखें। प्लेयर का मोराल देख ले कि वो कहाँ जाता है, वो इतनी बड़ी फाइट हार के आ जाता है, और वही कोच जब पीछे खड़ा होता है तो द वे शी फॉट एंड द वे शी वन, फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। क्वेश्चन? जी हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ बानो से कि बानो मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या करती हैं आप, या सारा मार कुटाई के फोकस मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अलावा आप क्या करती है? सारा फोकस गेम पे है अभी आप? मिक्स मार्शल आर्ट के अलावा मैं स्टडी करती हूँ, और उसके अलावा मैं पाकिस्तान मुकाबला डिपार्टमेंट में हूँ, और मैं MMA के साथ साथ किक बॉक्सिंग, मुay थाई, अच्छा, जूडो, जिजित्सु, उसकी भी नेशनल चैंपियन हूँ। तो मैं मतलब MMA मेरा मतलब शौक है, जुनून है, जज्बा, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। मैं आपसे ताफू साहब वही पूछने लगा था। इमरान साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतनी टफ है और सारी चीजें आप एक साथ कर रही हैं और फिर पढ़ाई भी, तो कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, टाइम तो मैनेज हो जाता है, जो मैनेज नहीं कर पाते उनके पास एक्सक्यूजेस होती है कि हम ये नहीं कर पाए, नहीं। इंसान करने पे आए तो सब कुछ कर सकता है। ताफू साहब, इसके अंदर कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? एक तो इसने गोल्ड आपको जिता दिया, लेकिन कोच को पता होता है कि इस बच्चे के अंदर एक्चुअली इसकी गेम क्या है, यू नो हा, कहाँ देख रहे हैं आप इसको फ्यूचर में? बात अगर मैं 6.5 ईयर पहले देखूँ, जब ये आई थी तो मेरे पास कोई गर्ल्स थी ही नहीं, सब बॉयज ही थे। अच्छा। तो मैंने इसको 1 वीक में देख लिया था कि ये तो बॉयज के पंच खा के भी आगे जा रही है, इसकी आंख नहीं झपक रही मौके पे। अच्छा। तो ये लड़की पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। तो फिर मैंने इसको तैयार किया, इसने बॉयज के साथ फाइट करते करते जब आगे आई तो इसके लिए गर्ल्स कुछ भी नहीं होती पाकिस्तान में, इसलिए आज तक हारी नहीं है। अच्छा। MMA में। अच्छा। पाकिस्तान की भी बेल्ट्स इसके तो पास। बेसिकली रेजिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर rather than अटैक, या अटैक और रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना पंचेस को इक्वली इंपॉर्टेंट है? वो देखना पड़ता है कि ये जो प्लेयर है ये किस तरह तैयार हो रहा है, ये अटैकिंग पे ज्यादा जाता है, गुस्से में ज्यादा खेलता है, या डिफेंस पे खेलता है,
इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, टेक्निक अच्छी है, ये मेंटली शार्प है, इंटेलिजेंट है। पहले स्टडी करना पड़ता है, पहले स्टडी करना पड़ता है। डू यू स्टडी योर ओपोनेंट्स फर्स्ट? पहले देखती हैं उसकी फाइट्स की कैसे खेल रही है आप लोग? वो जरूरी होता है, देख के मतलब आइडिया हो जाता है। फिर गेम प्लान होता है, गेम प्लान डिस्कस करते हैं आपस में, फिर गेम की स्ट्रैटेजी होती है। फिर कुछ कोड्स हम अटैक कॉम्बिनेशंस का बना लेते, कोड वर्ड बना लेते ताकि फाइट में सर ये बोले मैंने ये करना है और वो पूरा कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो काफ़ी मतलब टेक्निकली तैयार भी होना पड़ता है, मेंटली भी। सो व्हाट्स योर ड्रीम बीइंग अ प्लेयर, बीइंग एन एथलीट, स्पोर्ट्स गर्ल? क्या ख्वाब क्या है? मेरा ये वाले है आंसू कहाँ पे हम दोबारा देखें खुशी वाले? What do you think? इंशाल्लाह वर्ल्ड में आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, साउथ एशियन है उसमें, और मतलब मेन मेरा है 1FC UFC में जाना, और साथ मैं जूडो करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं जूडो ओलंपिक में जाऊँ और मैं गोल्ड ओलंपिक का वो गोल्ड आपकी आंखों में नजर आ रहा है। दिवेश इज ड्रीमिंग दैट गोल्ड। इंशाल्लाह एक प्लेयर की जिंदगी इतनी आसान होती नहीं है। इतने सारे जो मल्टीपल किस्म के स्पोर्ट्स करिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं इसको कि आप एक गेम पे फोकस करो, या क्योंकि सारे थोड़े थोड़े आ जाते हैं मिक्स के अंदर तो इट्स ओके डूइंग ऑल दैट बिकॉज टेक्निकली स्टार्टिंग से काफ़ी कोचेस पाकिस्तान में मुझे कहते थे कि इसको कोई एक गेम कराओ, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? जब इसका पता मुझे होता है कि जूडो का कंपटीशन आ रहा है तो मैं पूरा मंथ इसको जूडो के पीछे पड़ जाता हूँ। ठीक। MMA का आ रहा होता है, उसी को फोकस करना। तो ये 5-6 गेमों में ये एक्सपर्ट है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बानो, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, आप इतनी इंस्पिरेशन है ना, इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पे। क्विकली उनको अगले 20 सेकंड्स में कुछ ऐसा कहो कि वो भी आपकी तरह बन जाए। क्या करें? आप सबको बेसिक, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करना चाहते, आप सेल्फ डिफेंस के लिए स्पोर्ट्स सीखें, क्योंकि आप अगर जब स्पोर्ट्स सीखेंगे उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर आप किसी के मोहताज नहीं रह जाते। स्पोर्ट्स के जरिए आप कॉलेजेस में स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है और डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिलती है, और स्पोर्ट्स के जरिए आप अच्छी इनकम भी हासिल कर सकते हैं और अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं। और अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं। आप ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा फायदा है, और आपकी हेल्थ के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स आप सिर्फ गेम खेलने के लिए, एथलीट या फ्यूचर के लिए, मतलब स्पोर्ट्स करियर के लिए देखें, आप उसके अपने सेहत और हद के लिए भी बानो खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, स्पोर्ट्स खेलते हुए सब झंडा पहन सकते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में कितने ही लोग हैं जो करते हैं। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू बानो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। साफू साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब हम सालगिरह विश करेंगे साबिक कप्तान पाकिस्तान के, बहुत जबरदस्त बैटर, टेस्ट में बहुत ज्यादा रन बनाने वाले मोहम्मद यूसुफ साहब को, जो कि आज 50 सालगिरह, गोल्डन जुबली अपनी मना रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ 27 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज साउथ अफ्रीका के खिलाफ डर्बन में और पहला बैनुल-अक़वामी एक रोजा मैच हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। एक रोजा करियर में उन्होंने 15 सेंचुरियों की मदद से 40 से जायद की औसत से 9000 से ज्यादा रन बनाए और टेस्ट मुकाबलों में कई टेस्ट सेंचुरियां और 7000 रन बनाए। इसके बाद इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रोजा मैचेस के अंदर बगैर आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी यूसुफ भाई के पास है, और पाकिस्तान को कोच भी कर चुके हैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर। बहुत जबरदस्त हमारे प्लेयर है और हिस्ट्री के अंदर बेहतरीन बैटर्स के अंदर इनका जिक्र किया जाता है। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स मोहम्मद यूसुफ। इसके साथ ही हम एक्सप्रेसो में जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, कुछ ही देर में वापस आएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इमरान, आपको पता है कि आजकल के दौर में ख्वातीन के लिए इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसमें उन्हें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं कि किसी किस्म की कोई जॉब करनी हो, टाइमिंग्स का बड़ा इशू होता है, घर को साथ साथ देखना होता है। लेकिन अब बहुत सारी मुश्किलात ख़वातीन की आसान भी हो रही हैं। कुकिंग एक ऐसा शौक़ भी है ख़वातीन का, और इससे रोज़गार भी बनाया जा सकता है और इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। आज जो हमारा मेरा पाकिस्तान सेगमेंट है उसमें उफैरा फैज़ हमारी मुलाकात करवा रही हैं गौसी अल्ताफ़ साहिबा से, जो कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को ट्रेन कर रही हैं, उनको कुकिंग वगैरह सिखाती हैं, जिसके बाद बहुत सारी ख़वातीन ने अपने घर में बैठकर अपने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू भी किए हैं। देखते हैं कैसे सिखा रही हैं। आज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट का आपको विजिट करवाने के लिए आई हूँ जहाँ पर खवातीन को बेकिंग का हुनर सिखाया जाता है, ताकि ना सिर्फ वो अपने खानदान का माशी बोझ बांट सकें बल्कि उनकी माली मुआवनत भी कर सकें।
तो आइए चलते हैं, आपको इस इंस्टीट्यूट का विजिट कराते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि यहाँ पर एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, इस वक्त हमारे साथ सईदा गौसिया अल्ताफ साहिबा मौजूद हैं जो ओनर हैं चेरी ऑन टॉप की। आइडिया कहाँ से आया और बेसिक पर्पस क्या था इस वेंचर को स्टार्ट करने का? So Cherry on Top started 11 years ago. I chose this field and then I started training the girls in a way कि हम बहुत कम टाइम में, सिर्फ 2 महीने के अरसे में इनको बेकिंग से लेके केक मेकिंग इस हद तक सिखा देते हैं कि आपके सामने ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है ये 2 महीने के बाद का रिजल्ट है? Yes, only 2 months training. जबरदस्त। अच्छा मैम, अगर हम आपके कोर्सेज की बात करें तो किस किस तरह के कोर्स हैं जो यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं चेरी ऑन टॉप? So basic हमारा जो flagship course है that is professional bakers program, which is as I mentioned it's a 2 months program where we start with the basics of baking, cake making, then we opt for the flavor development के बाद हम fondant decoration का काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि केक बहुत से लोग हैं जब बनाते हैं तो उनका केक उस तरह से सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बनता, तो उसकी क्या बेसिक रीज़न होती है जो बिगनर्स गलतियाँ करते हैं? इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कि बहुत से हमारे स्पेशल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम केक में बच्चों को सिखाते हैं। इन द मार्केट बहुत से लोग इस तरह कहते हैं कि केक लुक्ड वेरी प्रिटी बट व्हेन वी कट इट वाज वेरी ड्राई, बिल्कुल इट वाज वेरी हार्ड। व्हाई? बिकॉज फॉन्डेंट की शेप के लिए वन हैज़ टू गिव अ लिटिल स्ट्रक्चर टू द केक बट वन हैज़ टू इंश्योर कि वो उसकी एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू गेट ईटन। सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, उसका टेस्ट हैज़ टू बी ऐसा टेस्ट कि एक पार्टी में अगर आपका केक जा रहा है तो वहाँ से 100 लोग पूछें उसको कि केक कहाँ से बना है। क्या एज ग्रुप है जो आप लोग सिलेक्ट करते हैं इस कोर्स के लिए? ऐसी बच्चियाँ जो O लेवल्स या मैट्रिक करने के बाद अपनी वेकेशंस में काम स्टार्ट करती हैं और फिर वो उसी लेवल से काम को लेके अपने कॉलेज में और अपनी यूनिवर्सिटी में लेके साथ साथ चलती हैं। ठीक है। सो उसके अलावा आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो कि 60 इयर्स की एक स्टूडेंट थी जिन्होंने पूरा कोर्स बहुत अच्छे से ना सिर्फ अटेंड किया बल्कि बहुत खूबसूरत काम वो कर रही है। शी इज़ एक्चुअली डूइंग हर वर्क। अच्छा मैम, अगर हम इस केक की बात करें तो इसके बारे में मुझे बताएं। सो दिस इज़ मेड बाय बीनेश ने यहाँ पे जो लोटस फ्लेवर बनाया, दिस इज 3 मिल्क लोटस केक। ओके। बेबी बॉय की फर्स्ट बर्थडे के लिए दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल थीम। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट थीम में वेडिंग केक and this is a very special cake because this here my student, she is the youngest student। Oh wow। जो I think मैट्रिक के बाद यहाँ पर हमारे पास इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, this is a cherry blossom cake that she has made and ये within 2 months इस बच्ची ने ये अचीव किया। अच्छा, नेक्स्ट केक की तरफ हम आते हैं जी। ये भी बड़ा खूबसूरत केक है, इसके बारे में मुझे बताएं, फ्लेवर कौन सा है और थीम क्या है? This is a Snickers cake that Dua has created and this is a wedding theme cake as you can see। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं कहती कि टू मच डिज़ाइन कर दें लेकिन नीटनेस ना हो। कितने खवातीन घर बैठ के इस केक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल कर आप साथ साथ केक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बिजनेस और घर को साथ लेकर कैसे चल, अच्छा, दोनों को मैनेज कैसे करना है? इस चीज़ का तरीका। जबरदस्त। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आई एम सो ग्लैड यू केम। तो बस यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम बिलाल। अच्छा मैं मुझे ये बताओ कि केक बनाते वक्त आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है इसकी डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं ये बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ। और बस यही, अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इसके अलावा इजी है। यस, इजीली। ज़बरदस्त। आप दोनों मदर डॉटर हैं? ओह वाह, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि घर की जिम्मेदारियों को मैनेज करना और साथ साथ इस बिज़नेस को रन करना किस तरह से बैलेंस कर पाती हैं दोनों? बहुत मुश्किल होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ हो जाता है। टीम वर्क ओके। से मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, लेकिन समटाइम्स आपको कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस नहीं रहता, कोई चीज़ ज़्यादा फोकस हो जाती है और कोई चीज़ कम। हाँ, लेकिन हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाता है तो, लेकिन बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ सो यू हैव टू गो थ्रू। खवातीन का कोई भी काम करना, ख़ास तौर पर शादी के बाद,
कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। घर पे रहकर भी वो कर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल घर पर रहकर भी वो कर सकती हैं। और ये है कि आपको ज़ाहिर है आगे की लाइफ जिस तरह की आगे हो रही है, आपको इंकरेजमेंट मिलती है बच्चियों को, और फाइनेंशियली आजकल जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट मिलती है आपकी हर तरह से। इस वक्त हमारे साथ रहमा खालिद मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमा, मुझे ये बताओ कि केक बेकिंग सीखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? मुझे शौक था शुरू से, और मैं सीखने मेरे फादर की बहुत सपोर्ट थी। ठीक है। और मुझे शौक भी बहुत था, तो इसलिए मुझे बहुत इंस्पिरेशन आई। कोई भी केक बनाना होता है रहमा ने, तो सबसे मुश्किल चीज़ उनको क्या लगती है केक में? किसी चीज़ काम के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, अगर करना चाहे तो सब हो जाता है। अरे ज़बरदस्त। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पूरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मेनली होता है कि केक मीट होना चाहिए, द फ्लेवर शुड बी वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि जितनी फीमेल्स आपको देख रही हैं स्क्रीन पर, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो घर बैठ के इस तरह का काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। दे शुड डेफिनेटली जॉइन दिस कोर्स। दिस इज़ फॉर 2 months एंड दे कैन लर्न दिस ब्यूटी इन द क्लास। क्या नाम है आपका? मनाहिल। अच्छा मनाहिल, मुझे ये बताओ कि आज आपने ये जो केक बनाया, बड़ा डिसेंट सा केक है, इसके बारे में मुझे बताओ कि बेसिक इसका थीम क्या है, और जब भी मनाहिल कोई केक बनाती हैं तो कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल किस तरह से रखती हो? बेसिकली आई थिंक थोड़ी सी आर्ट सेंस की वजह से, थैंक गॉड, लाइक आई हैव जो एस्थेटिक सेंस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। पेस्टल्स वगैरह में मेरा लाइक अ लॉट ऑफ द वर्क दैट आई डिड थ्रू आउट द क्लास एज वेल, वो भी लाइक पेस्टल्स में था। ठीक है। तो मेरी बेसिकली यूजुअली कलर साइड लीन टुवर्ड्स पेस्टल्स। फाइनल प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है, इसका बेसिक थीम क्या है और कितना टाइम लगा इसको बनाने में? अच्छा, हमारी जो है टीम बी है, और हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 वीक लगा है। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर जो है वो केक सही तरीके से राइज ना कर रहा हो, या जो आपकी क्रीम है वो बैठ ना रही हो, प्रॉपर सेट ना हो रही हो, स्मूथ ना हो रही हो, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, कई चीज़ें होती हैं इसमें। अगर बेक नहीं हो रहा तो उसमें कई चीज़ें हैं कि टेम्परेचर आपका ठीक नहीं है, बेकिंग पाउडर ठीक नहीं है, जो भी कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट की अगर कोई कमी होती है तो वो राइज नहीं करता। क्रीम को भी बीट करने का एक तरीका है कि हर उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह बीट किया जाए। स्लो से उसको फास्ट पे लेके जाते हैं तो फिर वो क्रीम प्रॉपर बीट होती है। ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? आई एम आमना। अच्छा आमना, मुझे ये बताओ कि आज आप यहाँ पर आए हो, फाइनल प्रोजेक्ट का डिस्प्ले भी है यहाँ पे, तो ये जो कोर्स है 2 महीने का जिसमें बेकिंग सिखाई जाती है फीमेल्स को, इसके बारे में आप क्या कहोगे और फीमेल्स को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है इस कोर्स से? सो इट्स अ 2 months कोर्स जिसमें बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली स्टूडेंट्स आर टॉट फ्रॉम स्क्रैच। बेकिंग कैसे करनी है, फ्लेवर डेवलपमेंट, आइसिंग मेकिंग, फॉन्डेंट मेकिंग, ऑल द वे टू डेकोरेटिव वर्क्स, एंड नाउ यू कैन सी 3-tier केक्स, ग्रेविटी डिफाइंग केक्स एंड व्हाट नॉट। घर में रहें, यू वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, यू अर्निंग अ गुड अमाउंट, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड आई थिंक दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन दीस डेज। तो इस केक बनाने का जो फ़न है वो ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के साथ साथ खुद कफ़ील भी बना रहा है, और एक औरत जब खुद कफ़ील हो जाती है तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो कहीं और पहुंच जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज डॉक्टर कंवल खालिद साहिबा बात कर रही हैं, बता रही हैं आसार कदीमा से मिलने वाले कुतुबखाने और हज़ारों किताबें कहाँ गईं। सुनिए। मैं हूं डॉक्टर कंवल खालिद, और जैसा कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में एक बात करती हूँ कि हमसे पहले भी बहुत सारी डेवलप्ड सिविलाइजेशंस मौजूद थी, और उन सिविलाइजेशंस ने अपने अपने अदवार में बेतहाशा काम किए, और वो जो काम है वो अपने वक्त में इस्तेमाल करते रहे। अब ये वो सिविलाइजेशंस हैं जो कि मैं फिर कह रही हूँ कि मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, और उसके अलावा आपका इंडिया है और चाइना है। ये 4 डेवलप्ड सिविलाइजेशंस थी जहाँ पर बेतहाशा इन्वेंशंस हुई, और इसमें अगर हम देखें तो उनके राइटिंग स्टाइल्स आए, मुख्तलिफ साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई एंड सो ऑन। अब यूरोप में जो एक आर्कियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि खुदाइयाँ की जाती थी कदीम साइट्स की, और उसके बाद वहाँ से चीज़ें निकाली जाती थी। अगरचे इसका आगाज़ बहुत कदीम अरसे से हो चुका था, लेकिन ज़्यादा जो इसका हमें सबूत मिलता है वो 17वीं सदी से ऑनवर्ड्स मिलना शुरू होता है, और फिर 18वीं और 19वीं सदी में ये बहुत
बढ़ते हैं और 20वीं सदी में आते आते तो ये एक प्रॉपर साइंस बन जाती है और इसको हम आर्कियोलॉजी के नाम से जो है वो याद करते हैं। अब ये आर्कियोलॉजीज जो होती हैं, जो एक्सपीडिशंस होती थी, इनके बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, ये भी एक पहलू था। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और जहन में रखिएगा कि शुरू की जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, अगर मैं 19वीं सदी की और लेट 18th सेंचुरी की बात करूं, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर था वो हमें मिलता है फाइनेंसेस। वो किस तरह? वो ऐसे कि जब ये कदीम सिविलाइजेशंस की खुदाइयाँ करते थे, कदीम शहरों की, तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते थे। इनिशियली वो ट्रेजर्स की जो तलाश होती थी वो जो गोल्ड के, डायमंड्स के, इस किस्म के ट्रेजर्स होते थे और वो मिलते भी थे। उसके बाद एक और जो यॉन्ड्रा डेवलप हुआ, अब वो ये हुआ कि जो कदीम दौर के मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स थे उनकी भी अहमियत होनी शुरू होगी और वो भी 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते बड़े महंगे दामों बिकने शुरू हो गए। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव था जिसकी वजह से वो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस होती थी उनको बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो उनको, या पैसे वाले लोग जो होते थे वो इन्हें स्पॉन्सर करते थे। और आप जानते हैं कि सरमायाकार कभी भी अपना सरमाया वहाँ नहीं लगाता जहाँ पर से कि उसको सिर्फ इल्म मिले या सिर्फ कोई फिलॉसफी मिले, उनको कुछ ना कुछ गेन्स चाहिए होते थे। ये तो वो गेन्स हैं जो कि हमें तारीख़ में दिखाई दिए, म्यूज़ियम्स की सूरत में, ट्रेजर्स की सूरत में। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग गेन जो था वो था कि इन तमाम इलाकों से मिलने वाली लाइब्रेरीज़, ये वो लाइब्रेरीज़ थीं जिनमें कि बेतहाशा कुतुब मौजूद थीं। और ये जो लाइब्रेरीज़ होती थी ये अमूमन 4 किस्म की होती थी। सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी होती थी वो वहाँ के जो रिलीजियस सेंटर्स होते थे, प्रीस्ट की लाइब्रेरी वो होती थी। उसके बाद जो है बादशाहों की लाइब्रेरियाँ, फिर उसकी रॉयल्टी की लाइब्रेरीज़ और फिर जो इंडिविजुअल्स होते थे उनकी लाइब्रेरीज़। ये लाइब्रेरीज़ जो है मेसोपोटामिया से हमें मिट्टी के टैबलेट्स की सूरत में मिली, इजिप्ट से हमें वो जो पेपरस एक होता है पौधे की छाल उसकी सूरत में मिली, और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से ये लाइब्रेरीज़ मिलती हैं। और आप ये देखिए कि बाज़ लाइब्रेरीज़ में से आपको 60,000 तक किताबें मिलती हैं। अब ये वो तमाम लाइब्रेरीज़ हैं जिनकी ज़ुबान डिसाइफर हो चुकी हुई है। इजिप्शियंस की भी हायरोग्लिफ हो गई हुई है, मेसोपोटामियन की भी हो चुकी है क्यूनिफॉर्म, और हिंदुस्तान की संस्कृत तो पढ़ी जाती है। और ये तमाम लाइब्रेरीज जब एक्सकवेट की जाती थी, ख़ुसूसन मेसोपोटामिया की और इजिप्ट की, ये तमाम की तमाम लाइब्रेरीज जो थी वो यूरोप ले जाई जाती थी और फिर उनको पढ़ा जाता था, देखा जाता था। और उसके बाद इंसानी तारीख़ में हमें यूरोप का कोई बहुत बड़ा किरदार दिखाई नहीं देता। 10,000 साल की जो हम तारीख़ को अगर हम देखें तो अचानक 19वीं और 20वीं सदी से हमें इन्वेंशंस का एक, समझिए कि जैसे एक बूम आ जाता है। और वो इन्वेंशंस को जब हम देखना शुरू करते हैं तो आप ये देखिए कि आपकी साइकिल 1817 में आती है, फिर आपका टेलीफोन, टेलीग्राफ 1876 1876 में। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको एसोसिएट किया जाता है थेल्स के साथ। थेल्स अगर याद हो तो हमने एक प्रोग्राम में बात की थी, एक यूरोपियन फिलोसोफर था जो मेसोपोटामिया से ट्रेनिंग लेके आया था। तो 6ठी सदी में कहा जाता है कि उसने बिजली इंट्रोड्यूस की यूरोप के इलाकों में, लेकिन पहली मरतबा बिजली का इस्तेमाल हमें फॉर्मली यूके में 1878 में दिखाई देता है, 1878 में। बल्ब जो है वो 1879 में आता है, कार 1886 में आती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एयरप्लेन जो है वो 1903 की इन्वेंशन है। ये वो इन्वेंशंस हैं जिनकी के प्रॉपर डेट्स हमारे पास मौजूद है। अब इन डेट्स को जब हम कोइंसाइड करते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के साथ और लाइब्रेरीज़ के साथ, तो हमें बहुत सारी इसमें कोइंसिडेंस दिखाई देते हैं कि जब वो एक्सकवेशंस हो रही थी और वो तमाम कुतुब निकल रही थी, और ये वो कुतुब थी जिनमें कि अमूमन हमें बताया गया कि जी इसमें फ़लसफ़ा है, तो इसमें रिलीजन है, तो इसमें स्टोरीज़ हैं, मैथोलॉजीज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कहीं कहीं झलक मिलती है कि उनमें मैथ, साइंस, फ़िज़िक्स, ये तमाम जो डिस्कवरीज थी या जो भी कोई उनकी नॉलेज थी वो भी इन मेसोपोटामियन और इजिप्शियन टेक्स्ट का हिस्सा थी।
सब कॉन्टिनेंट के टेक्स्ट में भी इनके बारे में लिखा गया। अब आप गौर कीजिए, वो यूरोप जहाँ पे के हज़ारों साल तक कुछ इन्वेंट नहीं हुआ और 19वीं और 20वीं सदी में अचानक इन्वेंशंस का पहाड़ लग जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है और बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो ये बातें कम से कम मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि वो तमाम मेसोपोटामियन इजिप्शियन लाइब्रेरीज़, कहीं उनका भी कोई हिस्सा तो नहीं था इसमें। ये हमारी सोच थोड़ी सी और स्ट्रेंथन होती है कि जब हम मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखते हैं और वहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं क्यूनिफॉर्म की सूरत में, हायरोग्लिफ्स की सूरत में, मायंस की सिविलाइजेशन में, कि वहाँ मायन कोलंबिया से वहाँ पर तो हमें बाकायदा जहाज़ के मॉडल्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और मैं अपने स्कॉलर दोस्तों को और स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि ज़रा इन लाइंस पे भी सोचना शुरू कीजिए कि जो इतनी इन्वेंशंस हो रही हैं, क्या इन इन्वेंशंस का कुछ हद तक मंबा इन कदीम सिविलाइजेशंस में तो नहीं था। मैं यूरोप की तरक्की के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो तमाम कुतब जो कि लाइब्रेरीज से मिल रही थी, जिनके बारे में कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन कुतब में क्या लिखा गया था, तो कहीं वहाँ पर तो ये सॉल्यूशंस मौजूद नहीं थे। एक बात और जहन में रखिएगा, आजकल हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो हम हैं, हम अब तक की इंसानी जितनी भी हमारे अदवार गुजरे हैं, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट रेस। ऐसा नहीं है। हमारे कदीम भी जो सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने बहुत तरक्की की, बड़ी डेवलपमेंट की। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस डेवलपमेंट को, उस तरक्की को भी अपने सामने रखें और अगर हमने उनसे कोई इंस्पिरेशन दी है तो उसको क्रेडिट दिया जाए। और आखिर में मैं एक बात कहूँगी, इकबाल का एक शेर याद आता है जो मुझे हमेशा से बड़ा इंस्पायर करता था, लेकिन अब मैं उसकी लॉजिक ज़्यादा बेहतर जान पाती हूँ। और वो कहते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखो उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इस इल्म के मोती जो है, इनको हमें देखने की ज़रूरत है और काश कि हमारी उन कदीम कुतब तक एक्सेस हो, ताकि हम यूरोपियन डेवलपमेंट को निगेट किए बगैर अपने से कदीम होने वाली जो तरक्की थी उसकी भी कोई झलक देख सकें और उसको हम अप्रिशिएट करते हुए एक्नॉलेज कर सकें। शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर से, जिन्होंने एरोस्पेस के आलमी मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी यहाँ नस्ट रॉकेट टीम ने इंटरनेशनल रॉकेटरी कंपटीशन में कैनसेट सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च और रिकवर करके नुमाया पोजीशन हासिल की। इंटरनेशनल रॉकेटरी कंपटीशन गुज़िश्ता माह जुलाई में स्कॉटलैंड में मुनाकिद हुआ, जिसमें दुनिया भर की नामवर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हिस्सा लिया, मगर दुनिया की दीगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की निस्बत महदूद वसाइल से पाकिस्तानी तलबा ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। बिल्कुल, और इसके दो कलीदी मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद फारूक एंड मानूर खान, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। वेलकम अहमद एंड मानूर एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले स्टार्टिंग विद यू मानूर, आप बताइए आप दोनों का रोल क्या था इस टीम के अंदर? अच्छा, मैं एनआईटी में एज अ बिजनेस लीड वर्क करती हूँ। मेरा एक रोल होता है कि ऑब्वियसली अपनी टीम को किस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया जाए। इसके बाद ये भी होता है ऑब्वियसली यू नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपको एक पूरी सैटेलाइट बनानी होती है, उसमें आपको एक यूके बेस पर ट्रैवल करना होता है। तो ऑब्वियसली वी नीड सम कंपनी से सपोर्ट अस, तो उनको ऑन बोर्ड लाने में भी आई प्ले अ रोल इन एनआईटी। ग्रेट। फारूक, आपका क्या रोल था टीम के अंदर? अहमद फारूक। So basically I also used to work in the business department में, तो हमारे जो बहुत सारे रोल्स हैं हमारे ऑपरेशंस मैनेज करने में सोसाइटी के, बिकॉज सोसाइटी को एक यूनिवर्सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो साथ साथ हमारे सारे ऑपरेशन जो हो रहे थे, जैसे कि हमारे अप्रूवल्स वगैरह करना, आईटी के सारे काम मैनेज वगैरह करना, तो बिजनेस डिपार्टमेंट में जो है बाकी सारे जो है ये उनके साथ ही हमारी फंडिंग में ऑपरेट करना, मीटिंग्स में जाना, उनसे लाइसेंस करना, स्टेक होल्डर्स के साथ मैनेज करना, फिर हमारे पास कंटेंट हमारे पास क्रिएट करना, उसमें भी जो है मेरा रोल था। लाइक आई वाज आवर मेन कंटेंट मैनेजर हमारा। ओके।
अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो बिजनेस डिपार्टमेंट था उसमें जो है उसमें भी मैं बेसिकली इन्वॉल्व था। हम दोनों बेसिकली बिजनेस डिपार्टमेंट में काम करते थे। ठीक है। तो जो है इसमें भी हम फंडिंग में जो है रोल प्ले करते थे। सही है। मानू, टेल अस मोर अबाउट ये जो इंटरनेशनल रॉकेटरी कंपटीशन था, इसके हवाले से जरा हमें बताएं। श्योर। एक्चुअली जो मैक 24 के नाम से कंपटीशन होता है, इट्स अ रॉकेटरी कंपटीशन। ये हर साल यूके स्कॉटलैंड में होता है। तो इस कंपटीशन में ना एक्चुअली स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस कंपटीशन में वर्क स्टार्ट करना शुरू किया था इन दिसंबर के बाद आपको सबमिट 3 रिपोर्ट्स। अगर तो आपकी 3 रिपोर्ट्स सही नंबर के साथ क्लियर होती हैं एंड यू गॉट इनफ मार्किंग्स, तो उसके बाद ही आपको लॉन्च की परमिशन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट इनफ मार्किंग्स एंड गुड मार्किंग्स ऑन दोस रिपोर्ट्स। उसकी बेसिस पे हमने लॉन्च किया जाके यूके में एंड हमारी लॉन्च अच्छी थी। हमने उसको रिकवर अच्छे से किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी गॉट सेकंड पोजीशन ओवर हियर। वाह। और आपके प्रोजेक्ट में अहमद ऐसा क्या था जिसने डिफरेंट बनाया इसको बाकी प्रोजेक्ट से, जिसकी वजह से आपको कलीदी पोजीशन मिली? सो हमारा कैंसर था, आज पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुआ था। सो हमने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया था कंपेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी। जैसे कि जो हमसे एक फर्स्ट पोजीशन आई है ना, वो आई है इंपीरियल कॉलेज लंदन की, जो इज वन ऑफ द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो बस वही थे जो हमसे आगे फिनिश करे। सो उसके बाद हमने उनके कंपैरेटिवली बहुत कम रिसोर्सेज में बनाई। तो ये दूसरा है कि हमारा जो कैंसर था वो जब रिकवर हुआ था तो उसमें उसे ढूंढने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। वो बड़ी फील्ड होती है, पूरी बहुत मेजर सी एक फील्ड होती है इसमें जो है वो वहाँ पर लॉन्च हुआ था उसमें से रिकवर करने के लिए। तो जो है ये हो गया था आराम से। उसके अलावा हमारा जो कैंसर था वो काफ़ी स्टेबल भी था। हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे वो सारे भी जो सही सलामत है, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें अहमद टाइम स्पैन कितना होता है लॉन्च से लेकर रिकवर करने तक? एंड ज्यादा चैलेंजिंग या ज्यादा कंसर्निंग लॉन्च होता है या लॉन्च के बाद रिकवरी होती है? बिकॉज आई थिंक जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनली हम देखते हैं लॉन्च से ज्यादा भी रिकवर करने को ज्यादा बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है आजकल, आई बिलीव। आप मुझे क्लियर कीजिए। हाँ देखो, लॉन्च तो जो है आप वो प्रोपेलेंट लगाएंगे तो जो है लॉन्च तो हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। लेकिन मेन चीज होती है कि आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स वगैरह से कैसे कनेक्ट किया हुआ है कि जो है जिस आप फ्लाइट कंप्यूटर से किस तरह मैप कर रहे हैं उसको कि जो है वो आपके लोकेशन में सही सलामत रिकवर भी हो। बिकॉज अगर रिकवर नहीं हुआ तो आप उसे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। हमारा जो कैंसर है दैट इज रीयूजेबल, हम दोबारा भी लॉन्च कर सकते हैं, दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो है वो जो रिकवरी भी इसलिए इंपॉर्टेंट समझी जाती है। सो आप दोनों एरोस्पेस पढ़ रहे हैं, एक तो ये कि मानूर ओके आस्किंग यू इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, और दूसरा ये कि जो कैनसेट है इसके पीछे क्या थ्योरी, आई मीन आपके माइंड में क्या था, फॉर व्हाट एक्चुअल पर्पस कैनसेट कुड वर्क? सो एरोस्पेस के पीछे मेरा जो आप कह रहे हैं कि विजन वो था कि ऑब्वियसली अगर आपके अंदर पैशन है फॉर समथिंग तो आप उसको कर लेते हैं, ठीक है। अगर कैंसर के पीछे की साइंस की बात की जाए तो वो ये होती है, और जब हमने कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स वगैरह देखी उसमें ये था कि आपको कैंसर डेवलप करनी है जो कि एनवायरनमेंट को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। उनका मेन जो फोकस था सस्टेनेबिलिटी पे था। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट हम इसको एज अ यूज करें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को, क्योंकि आपको पता है कराची में कितनी पॉल्यूशन है। अगर हम पाकिस्तान में भी बात करें तो वी नीड सस्टेनेबिलिटी इन आवर एनवायरनमेंट टू, राइट। तो हमने हम उधर जाके ये गाइड कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को पाकिस्तान में रहकर भी। तो व्हाई नॉट टू कम्पीट इन सच कॉम्पिटिशन जहाँ पर हमें कैंसर बनाने का मौका मिले। सही है। अच्छा अहमद, आप बताएं कि आप दोनों जैसे बता रहे हैं कि आप बिजनेस टीम मतलब आप का डिपार्टमेंट वो था, इसमें आपका ये रोल था कि आप स्पॉन्सर्स वगैरह देख रहे थे। मुझे बताइएगा कि कितने लोगों की टीम थी ये, और क्या स्पॉन्सर्स आसानी से मिल गए? यूनिवर्सिटी की कितनी हेल्प थी आपको इस सारे प्रोजेक्ट में? अच्छा, सो हमारे 3 डिपार्टमेंट्स काम करते होते हैं। टेक्निकल 4 एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, फिर हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक होता है, उसके तकरीबन हमारे 7 या 8 लोग थे। ये भी तकरीबन 7-8 के राउंड लोग थे, और बिजनेस में जो है 5 या 6 रहते थे, और फिर 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 to 25 मेंबर्स की जो तकरीबन टीम बन रही होती है। तो इसमें जो है, और दूसरा अपने को स्पॉन्सर ढूंढना इज अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पिच करना में रियलिस्टिक बनाने में जो है काफी कंपनीज पे हेजिटेट होती है कि जो है स्टूडेंट लेवल पर ही काम कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना इतना सुटेबल है ही नहीं। तो हमें इसके कुछ अच्छे स्पॉन्सर्स वगैरह मिले। सैमसंग ने अच्छा सपोर्ट किया। उसके अलावा हम क्रेडिट देंगे जो है सांबा बैंक के जो
VP CEO हैं, उनको सैयद गज़नफर आगा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। Great. वो उन्होंने काफी हमें मोटिवेट किया था, तो हम उनको क्रेडिट देंगे इसके लिए। फिर हमारी यूनिवर्सिटी से भी हमें सपोर्ट मिला था। हमें 3D प्रिंटिंग फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी से ही है, जो हमारे यहाँ पूरा कैंसर 3D प्रिंटिंग की सबने बनाया था। तो वो जो है यूनिवर्सिटी से होता है। बाकी हमें यूनिवर्सिटी ने लोकेशन प्रोवाइड किया है, हमें उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो ऑब्वियसली हमारी यूनिवर्सिटी के भी इसमें एक वो है, तो इसमें यस हमें मुश्किल हुई स्पॉन्सर ढूंढने में। We appreciate your sponsors। और अब उन्होंने उस वक्त एक ब्लाइंड प्रोजेक्ट के अंदर, ब्लाइंड इन द सेंस कि एक स्टूडेंट्स जिस प्रोजेक्ट को कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, आपको सपोर्ट किया, और नाउ यू सी यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन मेंशनिंग देयर नेम्स, देयर ब्रांड्स। तो आई थिंक उन्होंने राइट वे में, ये उनका विजन है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने इसको लेकर वो चले। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? पाकिस्तान में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को मानूर आप कैसे देखते हो, और आपके बीइंग स्टूडेंट, बीइंग इंडिविजुअल, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, एंड हाउ योर दिस क्या कहना चाहिए, इनोवेशन कैन हेल्प द इंडस्ट्री ओवरऑल? अच्छा, अगर मैं आपको अपनी सोसाइटी, जो हमारी टीम है उसका अगर हम विजन आपको बता सकूं मैं, तो ये होता है कि हमें पता है कि हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है, वो बहुत पैशनेट भी है। और मतलब कुछ तो इंडिविजुअल्स बहुत पैशनेट भी होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर, बट व्हाट दे डोंट गेट मच चांसेस इन पाकिस्तान। सो वी वांट टू क्रिएट दैट चांस फॉर देम। अभी आप देखें एरोस्पेस इंजीनियरिंग अभी पाकिस्तान में नहीं, बट this year our university started this program as well। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स इसमें इंटरेस्ट है वो आगे आया। इस फील्ड को, जो फील्ड बहुत पाकिस्तान में जिसको बहुत कम समझा जाता है, बहुत कम लोग इसमें आके काम करते हैं, उनको भी एक चांस दिया जाए। एंड हम चाहते हैं, हमारी जो कोशिश है रॉकेट के, हम कैंसर जो बना रहे, इसकी वजह कोशिश यही होती है कि जो बच्चे जो इसमें पैशन रखते हैं वो आगे आए और अपनी तरफ से भी वो रॉकेट लॉन्चर्स ऑफ पाकिस्तान में भी सैटेलाइट्स बने, और वो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम लोग इसको कहाँ लॉन्च करें, हम लोग इसको किस तरह से परमिशंस लेके हम लोग इसको काम करें। हम चाहते हैं कि इस फील्ड में भी ईज हो जो लोगों के लिए फील्ड में आना चाह रहे हैं। सही है, थैंक यू सो मच। महानूर खान और सैयद अहमद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे। कैनसेट को उन्होंने कामयाबी से लॉन्च किया, फिर रिकवर किया, इंटरनेशनल रॉकेटरी कंपटीशन में पाकिस्तान को प्रेजेंट करके आए हैं। माशाल्लाह से इमरान हमारे विन करके आए हैं। हाँ, बिल्कुल टॉप 3 सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की। हमें बहुत फख्र है इनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, खास तौर पे नस्ट एक ऐसा इदारा है, चंद उन इदारों में से जो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे पैदा कर रहे हैं, या उनके लिए ऐसे मौके अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं जो कि फिर इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड होते हैं। तो जो आपकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट जारी बात है, आपके टीचर्स, आपके कोचेस, आपके पेरेंट्स, जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं, वो सभी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल द स्पॉन्सर्स जो इनके साथ खड़े हुए, जिन्होंने कुछ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आपको हमारा खुसूसी खिराज तहसीन है। एंड कीप सपोर्टिंग सच आइडियाज इन स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे ही आइडियाज, छोटे आइडियाज ही बड़े बनते हैं, छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। सो दिस वाज मानूर एंड अहमद विद अस। इसके साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा। आप उम्मीद है हमारे साथ ही हैं। और जनाब, कैसे हो सकता है कि क्रिकेट चल कैसे हो सकता है कि हम ऑन एयर आ जाए और मुझे पता ही ना चले। और अभी ऐसे हुआ है, वैसे क्रिकेट चल रही है और उस पर हम बात ना करें। रावलपिंडी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं जनाब, जिसके अंदर तारीखी किस्म की शिकस्त का सामना हमारी टीम को करना पड़ा। पता नहीं किस तरह का परफॉर्मेंस जो थी उन्होंने दी, लेकिन उसके बाद फिर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब मंजर आम पर आए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो टीम की सर्जरी है उसके लिए आलात जो है वो कम पड़ गए, सर्जरी के लिए मुनासिब टूल्स भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पीछे देखते हैं तो काफ़ी उन्हें गड़बड़ नज़र आ रही है। और मुझे तो आए हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 महीने हुए, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पाकिस्तान टीम की जो हालत है आज से नहीं है, 3 साल से ख़राब है। किसी की ख्वाहिश पर उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, क्रिकेट को ठीक करके ही अब जाऊंगा। दूसरी जानिब जो क्रिकेट काउंसिल है उसने पिंडी टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम पर जुर्माना आयद कर दिया है। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं इन पर मैच का 30% जुर्माना आयद किया गया। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शकीब साहब ने जो हरकत की थी उनको भी मैच का 10% जुर्माना दिया गया है। दैट गाय वांट्स टू बी इन न्यूज़ इवन बिकॉज ऑफ हिज काइंड ऑफ नेगेटिव एक्ट्स, ऐसा लगता है शकीब के हवाले से हमें। और स्लो ओवर रेट की बात तो हमने की है। 6 पॉइंट्स की कटौती भी होगी पाकिस्तान की, जबकि बांग्लादेश के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 पॉइंट्स काटे गए हैं। हमारी तरफ से 6 छोड़ के पाकिस्तान के 9 भी काट लें, वैसे ही इतना बॉल पर है, आई बिलीव 8वें नंबर पे है, तो कितना ही कम इंप्रूव कर लेंगे। वी हैव सलीम खालिक साहब विद अस, सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, खासतौर पे क्रिकेट के बारे में उनसे हम जरा जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस कारकर्दगी को कितना पुरफखर समझते हैं, और खासतौर पर जो नकवी साहब की स्टेटमेंट है। खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक। और परफॉर्मेंस तो ऐसी है, आपने भी देखा कि हर पाकिस्तानी अफसरदा, मायूस और इसी खदशे में मुब्तला कि कहीं
हॉकी वाला हाल ही ना हो जाए कि हमें पता ही ना चले कि टीम किससे खेल रही है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या है, और क्रिकेटर्स को भी लोग जानना पहचानना भूल जाए। वैसे हॉकी वाला हाल हो नहीं गया, हम क्यों अब ख्वाबे खरगोश कि वो कहते हैं नींद उसमें हम मौजूद हैं, हमें लग नहीं रहा कि हॉकी वाला आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएसए सबसे तो हार गए, पीछे क्या रह गया? नहीं, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है, फिर पैसा बहुत है, अभी भी अरबों रुपए आईसीसी से आपको मिल रहे हैं, लेकिन आईसीसी का एक डिस्प्यूट चल रहा है ब्रॉडकास्टर के साथ। अगर ऐसा हो गया तो अगली जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें पैसे आधे हो जाएंगे, आधे का मतलब है जो बांटेगी पैसे वो भी कम हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम नीचे आएंगे, क्योंकि हमारे को रेवेन्यू मॉडल ऐसा है नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस की बिल्कुल आपने ठीक किया, जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड से हारे, अफगानिस्तान से हम हार रहे हैं, अमेरिका से हारे और अब बांग्लादेश से पहली बार हार गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका से मैच हारे थे तो उस वक्त जमीन आसमान एक हो जाना चाहिए था क्रिकेट में, और बहुत कुछ नजर आना चाहिए था कि ऐसा हो गया। सर्जरी की बातें हुई, लेकिन अब नकवी साहब ने सर्जरी की बात ही खत्म कर दी कि नहीं भाई। तो एक मरीज जो बेचारा बिल्कुल मरने वाला है और उसको कोई खतरनाक किस्म का मर्ज लायक है, और सर्जरी का डॉक्टर ने कहा, लेकिन बाद में कहा सर्जरी के हालात नहीं है, इसको वही गोलियां खिलाते रहे, मरेगा सर, तो मर जाएगा। तो पैनाडोल की गोली खा के थोड़ी भी सही होगा, पैनाडोल खा के ऐसा। तो फिर क्या करना चाहिए सलीम खालिद साहब? जिस तरह से वो कह रहे हैं टूल्स ही नहीं है, हालात कम पड़ गए हैं, सर्जरी के लिए मुनासिब टूल्स होने चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन कोच ले लिया हमने, ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर आ गए, क्या अब प्लेयर्स भी फिर वहीं से मंगवा लें? डॉक्टर मुसरे के इलाज मैं नहीं करना है, जो मर्जी हो, डॉक्टर मैं ही रहूंगा, वो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना चाहते। देखिए, बात ये है कि असल जो रूट कॉज है वो जानने की कोशिश करें पहले, क्यों हार रहे हैं हम। देखिए, 2-3 साल इस बात से मैं नकवी साहब के इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ उनके आने से हारना क्यों नहीं हुए। आप बताएं, होम ग्राउंड पे तो जिम्बाब्वे भी शेयर होता है, हमारी टीम 3 साल से कोई टेस्ट नहीं जीती अपने होम ग्राउंड पे, 9 में से 5 टेस्ट हारी है, 4 टेस्ट ड्रॉ हुए। 2 साल से हमारे फास्ट बॉलर की जो परफॉर्मेंस है वो बॉटम से सबसे आखिरी नंबर पे हमारे फास्ट बॉलर आ रहे हैं। तो ये सब ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, स्पिनर हमारे पास नहीं है। हम अबरार को शेन वॉर्न समझते हैं जो बेचारा खुद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब जब हमारे पास प्लेयर आ ही नहीं रहे हैं तो सर्जरी करने जो करने मसला तो होगा, हार रहे हैं मुसलसल पीछे से, लेकिन हमें इनसे तवक्को है नकवी साहब से कि वो ये मसाइल हल करेंगे। ये ठीक है कि सारा ब्लेम उनके ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन हल करें इसको। अभी देखें, उनको चाहिए एक अच्छी टीम बनाए और अपनी क्रिकेट के हवाले से अच्छी टीम बनाए। बाकी जो वो काम कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अब जो एक मुंतजिम के काम होते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर कोई ऐसा बंदा लाके बिठाए। हाँ, 6 महीने में वो कह रहे अभी तो मुझे 6 महीने हुए हैं, पता नहीं नकवी साहब को 106 महीने चाहिए माजरत के साथ। दूसरी बात ये है कि एटलीस्ट आपकी टीम तो बन जाती ना, चले हमें उस टीम का रिजल्ट बाद में आना शुरू होता, एटलीस्ट यू कुड मेक अ टीम, डिसीजन मेकर्स की टीम, कुछ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वाली टीम, जो कि उनकी पहली पिक भी इतनी अच्छी नहीं थी वहाब रियाज की सूरत में, उनकी दूसरी पिक भी इतनी अच्छी नहीं थी वकार यूनुस की सूरत में, सो ही माइट बी लैकिंग समवेयर लोगों की पहचान में या राइट बंदा लाने के लिए। देखें, उनको क्रिकेट में जो लोग मशवरे दे रहे हैं वो वही लोग हैं जो ज़का अशरफ, नजम सेठी या दूसरे लोगों को मशवरे देते थे, और उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने। उनको सबसे पहले एक टीम अच्छी बनानी पड़ेगी। जो सीईओ का चलो ठीक है नहीं है ओहदा, कोई दूसरा ओहदा क्रिएट करे, कोई काबिल बंदे को लाकर बिठाएं, और दूसरा जो क्रिकेट ऑपरेशन है दूसरे सब में कोई अच्छे अच्छे लोगों को लाकर बिठाएं, तब आप देखेगा बेहतरी आएगी। लेकिन एक जो बड़ा मसला मुझे नजर आ रहा है वो टीम की यकजहती का है। आपने मैच देखा होगा जब बांग्लादेश को थोड़ा सा हदफ चाहिए था, 99 के 100% हम हारे हुए थे, उस वक्त भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो थे वो हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। बाद में मुझे भी पता चला कि सिवाय शान मसूद के दीगर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी कोई नहीं थी कि बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो गया। ये चीज हो सकता है शान मसूद पे ही हंस रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है। ये चीज एक बड़ी खौफनाक है कि आपको इतनी बदतरीन शिकस्तों का भी कोई असर नहीं हो रहा। अभी भी टीम में लड़ाइयां हैं, मसाइल हैं, जब तक वो हल नहीं करेंगे ऐसे ही होता रहेगा। लोग राइट सलीम साहब, टाइम सेगमेंट कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अपना तज्जिया हमारे सामने। सलीम खालिद साहब का तज्जिया आपने सुना। सबसे पहले तो बीमारी का तयन करना है ना, बीमारी है क्या, मेडिसिन तो उसके बाद शुरू होगी। बीमारी का तयन नहीं हो रहा, तयन करने के लिए जो लोग हैं वो भी मुतय्यन नहीं हो रहे, वो भी राइट वे में सामने नहीं आ रहे। नकवी साहब एटलीस्ट 6 माह में 1-2 अच्छे लोग तो ला ही सकते थे, इफ ही हैज गॉट दैट विजन टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। जैसे वो कहते हैं, आप देखिएगा मैं ठीक करके दिखाऊंगा, फिल वक्त तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।